नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिशन साउथ पर पीएम मोदी केरल के गुरुवयूर मंदिर में की पूजा अर्चना। कोच्चि से राम मंदिर का किया जिक्र, कहा 22 जनवरी को हर घर में श्री राम ज्योति जलाएं। राम मंदिर की गर्भगृह में हुई आज पूजा, सरयू किनारे विशेष अनुष्ठान, जोरों शोरों से चल रही तैयारी तो विपक्ष का विरोध बरकरार। लालू प्रसाद यादव ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से किया इनकार। सीट शेयरिंग को लेकर सभा कांग्रेस की आज हुई बैठक, अखिलेश ने रखी शर्त बैकफुट पर कांग्रेस तो लालू प्रसाद यादव ने कहा गठबंधन में सीट शेयरिंग इतना आसान नहीं। केजरीवाल की शीश महल पर नियमों का उल्लंघन, रिपोर्ट जमा न करने पर एनजीटी सख्त, दिल्ली सरकार और पीडब्ल्यूडी पर ठोका जुर्माना। पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक, आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल ड्रोन से किया हमला, बौखलाया पाकिस्तान, गंभीर अंजाम की दी चेतावनी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर रहे, जहां सुबह त्रिशूर के गुरुवायूर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान पीएम पारंपरिक परिधान मुंडू और वेस्टी यानी सफेद शॉल धारण किए नजर आए। साथ ही कोच्चि में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केरल के कोच्चि में बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी को देश में श्री राम ज्योति जलेगी। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यम नियमों का पालन कर रहा हूं। 2024 चुनाव से पहले पीएम मोदी जो ये साउथ के दौरे पे निकले हैं, किसका असर कितना पड़ेगा चुनाव में? देखिए, असर तो साफ साफ दिख रहा है। वहां की जो तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जहां जा रहे हैं, भीड़ देखिए किस तरीके की है। कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी साउथ इंडियन स्टेट में, केरल में, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। और ऐसे इलाके में भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी इस तरीके से है तो ये अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि 2024 के नतीजे, जो दिल्ली में बैठे बहुत सारे पत्रकार कि भाई साउथ इंडिया से बीजेपी खत्म हो गई, उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसकी शुरुआत 22 तारीख को ही देखने को मिलेगा, जब केरल से तस्वीरें आएंगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिंगर्स, वैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बहुत ही मुखर रूप से सामने आते थे, वो तमाम संगठन जो कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हिंदू संगठन, वो साफ साफ कह रहे हैं कि रामलला का अनादर करके सोनिया गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जो माहौल नॉर्थ इंडिया में है वही माहौल साउथ इंडिया में है रामलला के कार्यक्रम को लेकर के। तो इसका इंपैक्ट ये होगा ही। लाख कुछ पत्रकार, कुछ कांग्रेसी दलाल ये कहते रह जाए कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा साउथ इंडिया में, ये समझ के परे है। जी, तो पीएम मोदी अपने दौरे में हर जगह से राम मंदिर को लेकर संदेश दे रहे हैं। तो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसका आज दूसरा दिन रहा। निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में आज पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू नदी में अनुष्ठान भी चल रहा है। आज महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाला। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। आज तो गर्भगृह में भी पूजा अर्चना कर दी गई, पर लालू प्रसाद यादव ने क्यों मना कर दिया? देखिए, कोई विपक्षी वहां नहीं आने वाला, क्योंकि उनके लिए ये मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। लेकिन ये अच्छा है कि आपने उनको इनवाइट कर दिया। वैसे तो इस तरह के लोगों को इनविटेशन भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लालू यादव जैसे लोग, इन लोगों ने तो इस मंदिर को रोकने के तमाम प्रयास किए। कभी हॉस्पिटल खुलवा दो, कभी कुछ करवा दो। राम मंदिर को लेकर के ये लोग इसके विरोध में बयान देकर के वोट लेते आए हैं। और लालू यादव
लालू यादव को लोग कैसे भूल सकते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो सोमनाथ से रथ यात्रा चली थी, समस्तीपुर में ये उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाले ये लालू यादव, तो ये किस मुंह से आते, वहां आकर के क्या कहते कि हमने जीवन भर जो राजनीति की वो सामने नजर आ रहा है कि तुमने गलत राजनीति की, तुम्हारी हार हो गई। तो एक तो मुंह नहीं है इन लोगों को वहां पे आने का, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं, और दूसरा वो कहते हैं पापी पेट का सवाल है। तो इन नेताओं के लिए यही है कि पापी वोट का सवाल है, मुस्लिम वोट का सवाल है, इसलिए ये कोई नहीं आने वाले। और जिस हिसाब से आप देखिए सारे मीडिया में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो कार्यक्रम 16 तारीख से शुरू हो गया है, पूरे देश में हर्षोल्लास है। ये कुछ लोग रोने धोने का काम कर रहे हैं, रोने धोने दीजिए, उससे जो है ग्रह नक्षत्र जो है वो कटता है जी। तो राम मंदिर की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष में लड़ाई भी खुलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। कमेटी दिल्ली में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। बातचीत की कड़ी में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, तो वहीं लालू यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग इतनी जल्दी नहीं होता है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग में क्या कुछ हुआ? मामला फंस गया। जैसे अभी तक न दिल्ली में फैसला हुआ, न पंजाब में फैसला हुआ, न बिहार में, न महाराष्ट्र में, अभी तक किसी भी राज्य में कोई कंक्रीट फैसला नहीं हो सका है। आज मामला इसलिए फंसा क्योंकि मामला ईगो का है कि उत्तर प्रदेश में कौन किसको सीट बांटेगा। कांग्रेस पार्टी के कहने पे तो वहां पे नहीं होगा। अब जैसे ये लोग बातचीत करने के लिए आए शिवसेना, तो वहां कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि भाई मैं इतनी सीटें दूंगा, इतनी सीटों पे हम एग्री हो सकते हैं। पंजाब और दिल्ली के ऊपर अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई कि कौन कितना देगा नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह रही कि ये हमें तय करने दो कि हम लोग अपने हिसाब से आपको कितना सीट देंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 10 से ज्यादा नहीं, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 से कम नहीं। तो 10 और 30 कैसे बनेगी बात? और इसलिए अखिलेश यादव के ऊपर भी दबाव डाला जाए। सोनिया गांधी लालू यादव को फोन करती है कि अखिलेश यादव को थोड़ा समझाइए, और यूपी में सीट बंटवारा करके कब होगा भी क्या। मायावती तो कह चुकी कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। 12% 13% वोट कहीं नहीं जा रहा मायावती का, और विपक्षी खेमे से 12% 13% वो मायावती लेकर के अगर चली जाती है तो ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास बचेगा क्या? वही 24% वोट, 25% वोट। भारतीय जनता पार्टी 50% वोट के ऊपर खड़ी है। इसलिए ये गठबंधन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि ये तमाम लोग एक साथ खड़े भी हो जाएं, मिल भी जाएं। जो पिछली बार इन लोगों की एकजुटता जो दिखी थी, लेकिन फिर भी नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती ही मिलेगी, कमजोर तो बिल्कुल नहीं होगी। जी। अगली खबर में बात शीश महल पर फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में रहने के बजाय इन दिनों अपने शीश महल में ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे हैं, पर यह घोटाला केजरीवाल को ज्यादा दिनों तक शीश महल में रहने नहीं देगा। ताजा अपडेट यह है कि एनजीटी ने अरविंद केजरीवाल के नए बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के आरोपों वाली याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली सरकार पर और पीडब्ल्यूडी विभाग पर जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर 10,000 रुपए और पीडब्ल्यूडी विभाग पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना ठोका गया है। आगे क्या एक्शन की तैयारी है? देखिए, जुर्माना ठोकने का मतलब यही है कि एनजीटी के जो जज साहब हैं वो भी नाराज हो गए। नाराजगी की वजह क्या है? जुलाई में आपको वक्त दिया गया, अक्टूबर में कहा गया
फिर दिसंबर में कहा गया कि भाई आप रिपोर्ट दो, रिपोर्ट क्या आनी है। ये सिर्फ इसने शीश महल नहीं बनाया, शीश महल अपने चीफ मिनिस्टर के घर के आसपास की जमीन, वहां पे जो ऑलरेडी फ्लैट्स वगैरह बने थे सबके ऊपर बुलडोजर चलवाया और ये सीएम हाउस को राष्ट्रपति भवन की तरफ बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। काफी बड़ा इलाका इसने कवर कर लिया और उसके तहत 20 से ज्यादा पेड़ों को उसने कटवा दिया बिना परमिशन के। अब शिकायत हुई तो एनजीटी ने कहा कि भाई कहां थे परमिशन, क्या आपने इन सब चीजों को फॉलो किया। वन विभाग से कई बार उनसे जवाब तलब किया गया कागज के ऊपर। केजरीवाल ने कहा कि हम तो दिल्ली के राजा हैं, हम तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब वो रिस्पॉन्ड किया नहीं है तो ये तो सीधे सीधी रिपोर्ट गई नहीं कि ये आरोपी बन जाएगा केजरीवाल। अब मामला एनजीटी में, तो आप बार बार नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं, वो सचदेव जी का वो बयान आ गया, बीजेपी के अध्यक्ष जो है उन्होंने कहा कि भाई ये केजरीवाल अधिकारियों को रोक रहा है कि भाई कागज आगे मत बढ़ाना। भाई कागज पे तो आप झूठ नहीं बोल सकते, तो आप तो दबाव दे रहे हो, सच्चाई को रोकने का जो काम कर रहे हो। इसीलिए तो ये सर्विसेज डिपार्टमेंट सारा अधिकारियों का जो अधिकार जो है वो अपने पास रखना चाह रहा था। तो ये बहुत बुरी खबर है कि आपको एनजीटी की तरफ से जुर्माना लगा है। इसका मतलब एनजीटी कोर्ट जो है वो दरअसल आपको शक की निगाह से देखना इसने शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है केजरीवाल के ऊपर। ये सुंदरकांड करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई फायदा नजर होता तो नहीं आ रहा है, और कल जो है ईडी के सामने पेश भी होना है। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक की। ईरान ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की है। हमले के लिए ईरान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ईरान का दावा है कि इस हमले में कई आतंकी मारे गए हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने ईरान की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान ने जो एयर स्ट्राइक किया है उसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है। ये जो बलूचिस्तान का इलाका है पाकिस्तान में, तो वहां आतंकवादियों को पाल रखा है और वो लोग कहते हैं कि भाई ईरान के साइड में जो सिस्तान के आसपास का जो इलाका है वो उसको फ्री करना है ईरान से। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है। ये शिया सुन्नी का भी झगड़ा इसमें है। अब ये जो सुन्नी आतंकवादी है, 10 दिन पहले इन्होंने जाकर के सिस्तान में एक पुलिस चौकी के ऊपर हमला कर दिया, 11 लोगों को मार दिया। तो बदला तो लिया जाएगा, हिंदुस्तान ने तो दिखाई दिया। और 2 दिन पहले जयशंकर साहब वहां गए हुए थे, पता नहीं क्या समझाया नहीं समझाया कि भाई पाकिस्तान ने जाकर के मार दो, कुछ रिटेलिएट नहीं करेगा। हम लोगों के ऊपर भी जब वो करवाता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और ये सिर्फ गिदर भपकियां देता है, इससे कुछ होगा नहीं। तो ईरान ने जो है वो अटैक कर दिया, यही लग रहा है। अटैक के बाद क्या हुआ, बहुत सारा भारी भरकम बयान आया कि ये कंसिक्वेंसेस इसके अच्छे नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। किया क्या किया, बस इतना कि ये जो ईरान के जो एम्बेसडर है उनको बोला वापस जाने के लिए, तो एक्शन हो गया। इसका मतलब अटैक का, ड्रोन अटैक का, मिसाइल अटैक का जवाब कोई सेना नहीं देने वाली। ये हो गया। 24 घंटा 48 घंटा बहुत होता है किसी भी देश को उसको प्रति खिलाफ रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये एक बवाल पाकिस्तान के सिर आया है। वैसे तो कटोरा लेकर के भीख मांग ही रहा है, हर जगह सब कुछ हो ही रहा है, हर पड़ोसी से ये जो कहते हैं तमाचा खा रहा है। इंडिया वाले से तो सुधर गया, अब इंडिया वाले में वो ज्यादा तमाशा करता नहीं, क्योंकि हम लोग ठुकाई कर देते हैं। बॉर्डर को लेकर के अफगानिस्तान से भी पिट रहे हैं, तालिबानी घुस घुस के मार रहे हैं आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी को, और अब ईरान ने भी एक मोर्चा खोल दिया है। तो ये देखिए कि कितना गलत जगह फंस गया है पाकिस्तान, और इस एम्बेरसमेंट से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप
कि सोवरेंटी को किसी ने चैलेंज किया है, आपके एयर स्पेस को किसी ने वायलेट किया है, अंदर घुस के किसी ने मारा है, तो ये तो अमेरिका नहीं तो ईरान है। अमेरिका के खिलाफ आपने काम नहीं किया और ओसामा बिन लादेन मारा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हर कोई देश आपके अंदर घुस के मार रहा है, तो ये न्यूक्लियर स्टेट होने का क्या फायदा है? एटम बम अचार बना करके उसको शीशे के बोतल में घर में रखो, इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई भी पाकिस्तान से डर नहीं रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।